वेरी वेलकम टू जेई क्लासेस मेड परिवार। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रीति परियार और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं बेसिक सिग्नल एंड सिस्टम। आज के लेक्चर में हम एनालॉगस सिस्टम में ही फोर्स करंट एनालॉजी को पढ़ेंगे कि फोर्स करंट एनालॉजी में क्या क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि फोर्स की जो मैकेनिकल सिस्टम था उसमें ट्रांसलेशन सिस्टम से एक फोर्स की क्या निकाल ली थी, इक्वेशन निकाल ली थी। सेम हमने करंट की एक इक्वेशन पहले से निकाल रखी थी। फोर्स और करंट को आपस में क्या करा था, कंपेयर करा था, जिससे हमें क्या मिल गई थी, एक टेबल मिली थी। इस तरीके से हमें टेबल मिल गई थी, तो इसे हमने क्या कहा था, फोर्स करंट एनालॉजी। क्या चीज हमारी रह गई थी, अब इसमें यही सारी थी कि वेलोसिटी को v से, वोल्टेज से, डैम्पिंग कोफिशिएंट को कंडक्टेंस g से, स्प्रिंग कोफिशिएंट k स्प्रिंग कोफिशिएंट होता है लेकिन यहाँ 1/k है। तो चाहे अगर स्प्रिंग कोफिशिएंट है, स्प्रिंग कोफिशिएंट हमारा क्या होता है, k। स्प्रिंग कोफिशिएंट क्या है, k। लेकिन हमारा जो रिप्लेस हो रहा है वो क्या हो रहा है, 1/k। तो 1/k अगर लिखना है तो 1/k ही से ही रिप्लेस करेंगे l को। l को किससे रिप्लेस करेंगे, 1/k से ही करेंगे। तब हमें स्प्रिंग कोफिशिएंट की जगह हम स्टिफनेस भी लिख सकते हैं। लास्ट में भी हमने बताया था कि इसे स्टिफनेस भी बोलते हैं, 1/k को स्टिफनेस बोलते हैं। तो रिप्लेस किससे करेंगे, 1/k से ही करेंगे l को, ठीक है। 1/k से करेंगे l को, स्टिफनेस बोलते हैं। k वरना क्या होता है, स्प्रिंग कोफिशिएंट होता है, याद इसी से रखना है, स्प्रिंग कोफिशिएंट से। बस ये बता दिया है कि 1/k को क्या बोलते हैं, स्टिफनेस भी कहते हैं। उसे l से रिप्लेस करना है, मास को c से, डिस्प्लेसमेंट को फ्लक्स से रिप्लेस करना है। डिस्प्लेसमेंट की इतनी नीड नहीं पड़ती, मेन नीड पड़ेगी वेलोसिटी की, तो उसे हमने वोल्टेज से रिप्लेस कर दिया है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन करके देख लेते हैं फोर्स और करंट का भी। जैसे हमने फोर्स वोल्टेज का देखा था, फोर्स करंट का भी एक क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें क्वेश्चन एक दिया है कि ये किसी सिस्टम का हमने फोर्स सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम दिखा रखा है। मैकेनिकल सिस्टम में ये एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, ये कोई एक जगह है, कैसी कांस्टेंट, मूवेबल नहीं है। यहाँ पर ये मास है, एक मास m1 है, एक मास m2 है, और ये एक रोटेशनल डिवाइस है, कोई रोटेशनल है। अगर इसमें फोर्स लगा रहे हैं तो ये जो रोटेशनल डिवाइस है इस पे ही रोटेट होके ये आगे की तरफ क्या होता है, बढ़ता है। और ये जो रोटेशनल डिवाइस में रोटेशन कहती है, ये क्या कहा हमने, फ्रिक्शन लेस है। इसका मतलब ये मास पे या मास इससे बॉडी पर, ये जो हमारी बॉडी है ये इस पर क्या नहीं लगा रही, कोई फ्रिक्शन नहीं लगा रही। फ्रिक्शन लेस इसलिए दे रखा है ताकि हमें नीचे फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर कोई फैक्टर या फोर्स का फॉर्मूला ना लिखना पड़े। तो पहले ही कह दिया कि ये जो हमने यहाँ पर व्हील्स दे रखे हैं, ये व्हील्स कैसे हैं, फ्रिक्शन लेस है। तो मास का इन व्हील्स पे या मास का इस बॉडी पे जो रेफरेंस है, कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। फोर्स आगे की तरफ दे रखा है, फोर्स के साथ साथ देखो ये दो नोड बनाने के लिए ये चीजें दे दी कि ये x1 डिस्टेंस है और v1 वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है, जिसकी वजह से जब ये आगे को जाएगा तो इस मास की वजह से इस m2 में भी फर्क पड़ेगा। तो इस m2 में जो रेफरेंस दिया है वो क्या कहा है, v2 वेलोसिटी से x2 आगे ये मूव कर रहा है। ये डैम्पर लगा है d, ये स्प्रिंग लगी है k, डैम्पर के अक्रॉस विस्कस फ्रिक्शन होगा और स्प्रिंग के अक्रॉस भी स्प्रिंग फोर्स यहाँ पर लगेगा। तो सेम चाहे न्यूटन्स लॉ लगाओ या डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल लगाओ, क्या कहा था कि टोटल फोर्स इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। किसी पॉइंट पे जो टोटल फोर्स होगा वो इक्वल टू 0 होगा, या ये कहो कि फोर्स जो अगर किसी एक डायरेक्शन में जो फोर्स है वो अपोजिट में जितना फोर्स लगा हुआ है उसके जस्ट क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो यहाँ अगर हमें पहले डायरेक्ट भी किसी को अगर बिल्कुल देख के पता चल रहा है कहाँ क्या क्या चीज कनेक्ट है, तो कोई बच्चा इसका डायरेक्ट भी करंट वाला डायग्राम बना सकता है और करंट वाली ही इक्वेशन लिख सकता है। क्वेश्चन एग्जाम में यही आएगा कि इसका क्या करना है, फोर्स करंट एनालॉजी बनाओ और करंट की इक्वेशन लिखो या इलेक्ट्रिकल इक्वेशन इसमें लिखिए। तो चाहे डायरेक्ट कोई डायग्राम बना के डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकता है, या कोई बच्चा इसको पहले फोर्स वाला डायग्राम बनाएगा, फिर करंट वाला डायग्राम बनाएगा, फिर करंट की क्या लिख देगा, इक्वेशन लिखेगा। अब यहाँ पर पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद बताएंगे 2-3 चीजें और जो भी। देखो क्या कहा था कि जहां पर रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट को पहले लिख लेना है। क्या कहा था, रेफरेंस पॉइंट पहले बना देने हैं। तो ये तो हमारा हो गया बॉडी, ये जो ये वाली है, और 2 पॉइंट कौन से दे रखे हैं, एक x1 और एक x2। एक पॉइंट हो गया x2, एक पॉइंट हो गया x1। चाहे x1 इधर लिखो, x2 कहीं पे भी, x2 x1 लिख लो। अब ये देखो x1 पॉइंट पे क्या क्या हमारे कनेक्ट है। जो x1 है
या जो मास है, मास से हमारे कौन कौन से कंपोनेंट कनेक्ट है। तो हम देख रहे हैं कि मास से एक तो हमारा उससे कौन सा कनेक्ट है, m1। यहां हमने कितना लिख दिया, m1 यहां पर लिख दिया। मास पर ही एक फोर्स लग रहा है, मास पर ही हमारा क्या लगा हुआ है, फोर्स F, ठीक है। और x1 से x2 अगर जा रहे हैं, देखो x1 से x2 बाद में जाएंगे, यहां से डायरेक्ट फोर्स लगा हुआ है, m1 पे डायरेक्ट क्या लगा है, फोर्स लगा है। अब देखो आगे जाते हैं, x1 पॉइंट पर बस यही तो दो कनेक्ट है, एक m1 कनेक्ट है, एक फोर्स कनेक्ट है। आगे अब देखते हैं, m1 से m2 कनेक्ट है, किसके थ्रू, d के थ्रू। m1 से m2 कनेक्ट है d के थ्रू, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो x1 से x2 जा रहा है, x1 से x2 के बीच में m1 तो है, जिसमें कि m1 रेफरेंस से कनेक्ट है, लेकिन वहां पर m1 से एक हमारा क्या भी कनेक्ट है, डैम्पर्ड फोर्स भी कनेक्ट है। तो यहाँ पर हमें क्या भी लगाना पड़ेगा, डैम्पर भी लगाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ x1 और x2 के बीच में क्या भी लगा दिया, डैम्पर भी लगा दिया। फिर हमारा और क्या चीज कनेक्ट है, फिर से हम अगर यहाँ देखें कि डैम्पर कनेक्ट है, डैम्पर के साथ हमारा क्या भी आ रहा है, m2 भी आ रहा है। तो डैम्पर के साथ हमें क्या लगाना है, m2 भी रेफरेंस में लगाना है। m2 के रेफरेंस में लगाने के बाद और हमारा रेफरेंस से और कौन कनेक्ट है, देखो यहाँ टायर से ये यहाँ कनेक्ट है, ये यहाँ कनेक्ट है, डी लेकिन इन दोनों के बीच में कनेक्ट है, ये भी नीचे से कनेक्ट है, फोर्स भी नीचे से कनेक्ट, ये कनेक्ट है। सिंपल। इस ये भी शायद डायग्राम जो बना है हमारा सेम किसकी तरह बना है, जो हमने पीछे पढ़ा था, सेम उसी की तरह ही तो ये डायग्राम हो रहा है। तो सेम उसी की तरह हमने इसे भी क्या कर लेना है, वैसे ही लिख लेना है। जो जो इसकी इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन करने का, बनाने का क्या तरीका है, इसके पॉइंट पे इक्वेशन देखनी है बस, कि इसके पॉइंट पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, वही फोर्स हमें यहाँ पर क्या कर देना है, नोट डाउन यहाँ पर करना है। तो क्या फोर्स लग रहा है यहाँ पर, अगर देखें तो इससे क्या फोर्स लगा हुआ है, इस पॉइंट पर ये फोर्स इधर की तरफ लगा रहा है, इधर की तरफ लगा रहा है, ये फोर्स इधर की तरफ लगा रहा है। तो F इज इक्वल्स टू m1, चाहे तो डिस्प्लेसमेंट की टर्म में, चाहे वेलोसिटी की टर्म में, किसी भी टर्म में लिख सकते हैं। क्या आएगा इसका, एसिलेरेशन होता है, एसिलेरेशन बराबर क्या होता है, डी स्क्वायर वी बाय डी टी स्क्वायर। फिर नंबर किसका आया, डी का आया, डी बराबर क्या होता है, डी डॉट वी। अब वी सेम कहां से कहां की तरफ देख रहे हैं, पहले हम x1 से x2 की तरफ देख रहे हैं, तो हम x1 की टर्म में लिखेंगे तो x1 वाला लिखना है, v की टर्म में लिखेंगे तो v वाला लिखना है, v1 माइनस v2, जिसकी तरफ से जिसकी तरफ जा रहा है वही चीज हमें यहाँ पर लिखनी है, प्लस d1। अब x1 पे तो सारे फोर्स खत्म हो गए, हमने x1 का लिख लिया फॉर्मूला, एक इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट चीज हमारी किसकी आती है, इस पॉइंट की, x2 पे, x2 पे वैल्यू निकालो। अब x2 पे वैल्यू कितनी होगी, d से भी है, m2 से भी है, स्प्रिंग से भी है, तो 0 इज इक्वल्स टू d v2 माइनस v1। अब इस पॉइंट से लग रहा है ना फोर्स, तो v2 माइनस v1 प्लस m2 d स्क्वायर v2 अपॉन dt स्क्वायर प्लस k इंटीग्रेशन ऑफ v dt, क्योंकि k इंटू एक्स होता है और x की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ v dt होती है। दोनों इक्वेशन लिख ली, दोनों इक्वेशन लिख ली। अब इसे किसकी इक्वेशन बनानी है, क्या क्या कंपोनेंट चेंज करने हैं, ये सारे इसके अकॉर्डिंग चेंज करने हैं। अब यहां हमें पैरेलल सीरीज कोई नहीं छेड़ना है, ये ऑलरेडी जिसमें है, जब सीरीज कनेक्शन था RLC सीरीज में थे तीनों, तब हमें क्या करना था, सीरीज वाले को पैरेलल में, पैरेलल वाले को सीरीज में करके सारे फोर्स वोल्टेज एनालॉजी लगानी थी। लेकिन जब फोर्स करंट एनालॉजी होगी तो यहाँ हमें क्या नहीं करना, जो जैसा जिस जगह लगा हुआ है उसे वैसा ही लगाना है, किसमें, इस वाली एनालॉजी में। तो बस इसे वैसे ही लगा दो सारे कंपोनेंट। इसे करंट से चेंज करना है, m को किससे करना है, देखो इंडक्टेंस से, किस कैपेसिटेंस से, m को कैपेसिटेंस से, d को कंडक्टेंस से, और 1/k को L से।
M को कैपेसिटेंस से, D को कंडक्टेंस से, ये हो गया डायग्राम। सिंपल, ये डायग्राम बन गया। इसमें जो सीरीज में है वो सीरीज में ही रहेगा, जो पैरेलल में है वो चीज पैरेलल में ही रहेगी। सीरीज वाले पैरेलल वाली चीज को हमें क्या नहीं करना है, यहाँ टच नहीं करना है। सीरीज पैरेलल वाले जो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। अब जल्दी से क्या करो, इसकी इक्वेशन लिखो। चाहे दोनों तरीके हैं इक्वेशन लिखने के, चाहे तो वही वाली इक्वेशन यहाँ पे लगा दो, वो नहीं लिख, चाहे वो वाली इक्वेशन और जो ये वाली इक्वेशन है ये इक्वेशन लगाओ। चाहे हम क्या कर सकते हैं, डायग्राम देखो, डायग्राम से कौन सा लो यहाँ पर लगाओ, ये डायग्राम, डायग्राम से कौन सा लो लगाओ, किरचॉफ करंट लो इन जंक्शन पे। चलो अब वैल्यू लिख दो। अच्छा यहाँ वैल्यू लिख लो, C1 C2 L 1/R, ये लिख ली। स्प्रिंग को हमने स्टिफनेस होता है 1/K, तो हमने 1/K मान के कर लिया। यहाँ कांस्टेंट ही तो है, तो कांस्टेंट को 1/K से यहाँ लिख लिया। ठीक है, चाहे तो अब यहाँ किरचॉफ लॉ लगाओ या ये वाली इक्वेशन, दोनों से ही हम प्रूफ करके दिखा दें। अगर ये देखते हैं यहाँ F की जगह किससे रिप्लेस करा है, I से, M1 को C1 से, D² इसको D को 1/R से, V को कैपिटल V, V1 माइनस V2 से। इक्वेशन 1 हो गई। इस वाली इक्वेशन से हमने वो इक्वेशन लिख ली, तो इक्वेशन हो गई ये वाली। थर्ड, ये हो गई करंट की इलेक्ट्रिकल टर्म में। अब फोर्थ उससे लिखो इक्वेशन, 0 इज इक्वल्स टू D को 1/R V2 माइनस V1 प्लस C2 D² V2 अपॉन VT, फिर K है L VDT। अब हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पर लगाओ लो किरचॉफ करंट लो, इन वाले पॉइंट पे अगर लगाते हो तो जिस भी करंट की डायरेक्शन में, मतलब करंट की डायरेक्शन मानिए, उसी करंट की डायरेक्शन से ये लॉ लगाओ। इस वाले पॉइंट पे अगर ये रूल लगाएंगे किरचॉफ्स करंट रूल, तो क्या होगा, I इज इक्वल्स टू इसमें करंट और इसमें करंट, तो I इज इक्वल्स टू इसमें करंट तो I है, इसमें करंट कितनी होगी, इसमें अगर करंट निकाला I बराबर क्या होता है, V अपॉन R, I इज इक्वल्स टू क्या होता है, V/R। और V कितनी होती है कैपेसिटेंस के अक्रॉस, अगर देखें, या कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो कितनी होती है, C dV/dt, यही वोल्टेज होती है अगर कैपेसिटेंस के अक्रॉस देखें। ठीक है, अब यहाँ इन्होंने क्या लिख रखा है कि करंट लिखनी है, ये तो होती है कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज। अगर करंट लिखेंगे कैपेसिटर के अक्रॉस, तो करंट कितनी होती है कैपेसिटेंस के अक्रॉस, हमें क्या लिखनी है, करंट लिखनी है। I इज इक्वल्स टू V/Z या V/X से निकलती है, या V इज इक्वल्स टू X इंटू I से भी निकल सकती है, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, C1 D² V/dt स्क्वायर, सही से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज हमारी आई वो क्या आई है, R के अक्रॉस। R के अक्रॉस अब ये कहेंगे कि V1 कहाँ से आया, V2 कहाँ से आया, एक वाले पॉइंट की V1 ले लो वोल्टेज, और इस वाले पॉइंट की V2 वोल्टेज ले लो। यहाँ V1 है तो V1 यहाँ पर लिख लो, V1 ये पॉइंट क्या हो गया, 0, ये 0 यहाँ पर पॉइंट ले लो। ठीक है, तो ये यहाँ लिख ले। अब R के क्रॉस V/R, फिर से यहाँ क्या लगाया, V/R, तो ये रहा V और ये रहा R। अब कोई यहाँ कहेगा यहाँ तो 1/R है, 1/R क्या है, 1/R है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस होता है I इज इक्वल्स टू VG, कंडक्टेंस होता है I इज इक्वल्स टू V इंटू G। तो V तो ये रहा V1 माइनस V2, इन दोनों के बीच में ड्रॉप, क्योंकि करंट यहां से जा रही है, तो V1 माइनस V2, लेकिन डिवाइड में क्या आएगा R, या मल्टीप्लाई में G, G मल्टीप्लाई में है, तो G
1/r को g कहा हुआ है तो v इंटू 1/g। कोई यहाँ सोचेगा v/r कहा है और r हमने 1/r, यहाँ r 1/r नहीं है बल्कि ये क्या है, कंडक्टेंस है। इस चीज का ध्यान रखना, कंडक्टेंस, ठीक है। तो v डॉट g होता है वो। तो एक इक्वेशन लिख गई। सेकंड इक्वेशन, इस वाले पॉइंट पे किरचॉफ लॉ लगाओ। तो इस वाले पॉइंट पे किरचॉफ लॉ अगर लगाएंगे तो सेम ये वाली करंट, ये वाली करंट, ये वाली करंट, सबका एडिशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर सबका एडिशन लेना है, यहाँ से जो करंट आ रही है वो तो यही है ना, v1 माइनस v2 बाय 1/r, तो वो तो वैसे ही लिख दी। बस अंदर क्या आएगा, ये करंट ऐसे आ रही है तो ये आनी चाहिए थी इधर। अगर ये इधर आती तो आता v1 माइनस v2, क्योंकि इसकी करंट है v1 माइनस v2, यहाँ लिखी थी। यहां से जब वो इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। माइनस के लिए हमने क्या करा, v2 माइनस v1 लिख लिया, इसे v1 माइनस v2 की जगह। तो एक ही बात है, कोई बच्चा कहेगा यहाँ तो v1 माइनस v2 था, यहाँ v2 माइनस v1 आ गई। क्यों आई, क्योंकि देखो एरो यही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये करंट आती इस तरफ, किरचॉफ लॉ लगाते तो इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, या फिर किसी जंक्शन पे जो एल्जेब्रिक सम होता है करंट का वो कितना होता है, 0 होता है। मतलब किसी जंक्शन पे मिलने वाली जितनी भी धाराएं होती हैं, किसी जंक्शन पे जितनी भी करंट है वो सब जब किसी पॉइंट पर आती है तो उस पर टोटल करंट कितनी हो जाती है, 0। तो ये करंट इधर होती, इस साइड, यहाँ से इधर गई तो माइनस में गई, माइनस की वजह से v1 तो हो गया प्लस का और v2 हो गया, यहाँ v2 तो हो गया प्लस का, v1 हो गया माइनस का, ऐसे लिख लिया। ठीक, नेक्स्ट फिर से कैपेसिटर के अक्रॉस करंट निकाली। कैपेसिटर के अक्रॉस करंट का फिर से सेम फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, तो फिर से हमने कैपेसिटर का वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, तो c dv/dt से हमारे यहाँ पर कैपेसिटर की क्या निकल गई, वैल्यू निकल गई। नेक्स्ट इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस करंट का हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया कि इंडक्टर के अक्रॉस अगर करंट है तो इंडक्टर के अक्रॉस हमारी करंट कितनी होगी। तो इंडक्टर के अक्रॉस जब हमने करंट निकाली तो हमारी कितनी निकल गई, देखो इंडक्टर के अक्रॉस यही होती है ना करंट, LdI/dt तो होती है वोल्टेज, LdI/dt क्या होती है, वोल्टेज। जब I निकालेंगे तो 1/L, यहाँ क्या जाएगा 1/L, और इंटीग्रेशन v ऑफ t हमारी क्या आ जाएगी, वोल्टेज आ जाएगी। अब देखो यहाँ 1/L है, यहाँ क्या है 1/L। अच्छा यहाँ से चेंज, यहाँ k था, 1/KL होता है, यहाँ k है तो इसे 1/k मानना पड़ेगा। तो यहाँ ठीक है, ये वाली चीज ठीक कर लो। देखो यहाँ से मैच कराने में ठीक हो गई ये वाली प्रॉब्लम। अगर हमने यहाँ से मैच कराया तो यहाँ k था, k बराबर l नहीं होता, 1/k बराबर l होता है। तो अगर वहाँ k है तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/l। अच्छा ये वाली मिस्टेक कल वाले में भी देख लेना, अगर ऐसा 1/k और c को क्या पता सेम लिख दिया हो, k को c लिख दिया हो, 1/kc है तो वहां भी अगर k बनाओगे तो इक्वेशन जहां पर हमने लिखी थी वहां 1/c कर लेना, c को 1/c। यहाँ तो कंडक्टेंस लिख दिया था इसलिए नहीं करा, यहाँ लेकिन कुछ नहीं लिखा, l को l ही लिखा था, तो 1/k है तो यहाँ 1/l ये कर दिया। अब इसमें देखते हैं कोई चीज यहाँ पर क्या हो रही है। d², अच्छा हाँ ये चीज यहाँ पे गलत है ना, देखो तभी ये भी चीज यहाँ पे गलत आ रही है। जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होती है वो तो c dv/dt ही होती है। कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट होती है वो कितनी होती है, c dv/dt ही होती है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट होगी वो तो c dv/dt ही आएगी। ये कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो करंट आएगी c dv/dt ही आएगी। तो यहाँ 1 था तो 1 लगा दिया, इस वाले में 2 है तो 2 लगा दिया। ठीक है, सेम मिस्टेक यहाँ भी है, सेम मिस्टेक ही हमने यहाँ भी कर दी। क्या चीज कही है यहाँ पर, देखो डिस्प्लेसमेंट ही तो x होता है या ये फ्लक्स होता है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो हमारी कितनी है, वोल्टेज v के बराबर है। यहाँ पे लिख देते हैं वोल्टेज v के बराबर है वेलोसिटी, लेकिन जो एक्सीलरेशन होता है वो तो dv/dt होता है।
एक्सेलरेशन हमारा कितना होता है dv/dt, ये x मान के लिख दिया है, इस चीज से याद रखना। ये v की जगह इक्वेशन जो लिख दी थी वो किसकी लिख दी थी, x की लिख दी थी। ये चीज यहाँ गलती होगी, वोल्टेज बोला वेलोसिटी ही था, लेकिन जो दिमाग में यहाँ पे इक्वेशन लिख दी वो किसकी लिख दी, x मान के इक्वेशन लिख दी। ये ठीक लिखी है बिल्कुल, यहाँ वेलोसिटी की लिख दी लेकिन यहाँ x की लिख दी, ये x नहीं है जबकि क्या है v, तो इसलिए ये dv/dt है। अगर x में लिखते तो md²x/dt² होता, सेम चीज ही वहां पर प्रॉब्लम। ठीक, अब ये सही आया c dv/dt, वहां भी v/c आता है तो c dv/dt। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्या, फोर्स और करंट की एनालॉजी। ये फोर्स करंट एनालॉजी हो गई। अगर हमें डायग्राम मैकेनिकल दिया और कहा है इसकी फोर्स करंट एनालॉजी लिखो, तो ये हो गई हमारी फोर्स करंट एनालॉजी। नेक्स्ट आता है हमारा, अब इसके और जो जो भी क्वेश्चन दिए होंगे बुक्स वगैरह में या कहीं भी, वो क्वेश्चन हमें क्या करना है, एक एक करके वो क्वेश्चन करके देखने हैं। एग्जाम में हो सकता है डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ जाए जो भी पीछे दिया था, या अदर कोई भी बना के दे दे, तो बस कुछ नहीं करना है, पॉइंट्स देखने हैं, नोड यहाँ ड्रॉ करने हैं। अगर ये 3 दे रखे होंगे 3 देखना, नोड से कौन कौन जुड़ा हुआ है ये देखना, फिर उनसे कौन कौन जुड़ा हुआ है वो चीज देखना। रेफरेंस जैसे दे रखा है, एक रेफरेंस तुम भी बना लेना, या तो ऊपर को बना देना या नीचे। ये एक तरीके से जैसे इलेक्ट्रिकल में भी रेफरेंस बनाते हैं, मतलब ग्राउंड बनाते हैं, उसी तरीके से हो गया ग्राउंड। अब इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम क्या है, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे क्या पढ़ रहे थे, या तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम पढ़ रहे थे या मैकेनिकल सिस्टम पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम होता है जहां इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों चीजें कंबाइंड हो, एक इलेक्ट्रिकल चीज भी हो उसमें और मैकेनिकल चीज भी हो। तो ऐसी चीज क्या है जो हम देखते हैं, ऐसी चीज जिसमें जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम होगा, ऐसी चीजें क्या है, ऐसी चीज है मोटर। मोटर क्या होती है, या जनरेटर, दोनों हो सकते हैं। पर अगर हम मोटर के एग्जांपल देखें, मोटर क्या होती है, इसमें हम इनपुट देते हैं, वो देते हैं इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। मोटर में इनपुट तो देते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, लेकिन जो आउटपुट हमें मिलता है वो कैसा मिलता है, मैकेनिकल फॉर्म में मिलता है। यहाँ अगर जनरेटर देखें, हम उसमें इनपुट तो देते हैं मैकेनिकल फॉर्म में, जो हमें आउटपुट मिलता है वो किसमें मिलता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मिलता है। तो अगर हम इसी को ही रीड करें, इन्हीं सिस्टम के बारे में जब हम पढ़ते हैं, इन्हीं की इक्वेशन लिखते हैं, तो वो सिस्टम हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम होते हैं। तो हम कोई भी मोटर जनरेटर इसमें ले सकते हैं, लेकिन हम किसी भी एक का एग्जांपल दिखाएंगे और उससे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिस्टम को क्या करेंगे, शो करने की कोशिश करेंगे। तो हमने ये एक डायग्राम किसका दिखा दिया, डीसी मोटर का यहाँ पर डायग्राम दिखा दिया। डीसी मोटर में भी हमें, क्योंकि इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम बना रहे हैं ना, तो हमें इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट भी दिखाना है और मैकेनिकल वाली, मैकेनिकल वाला मतलब जो उसमें टॉर्क डेवलप होता है, टॉर्क डेवलप होता है मतलब वो रोटेट करती है, वो वाली भी चीज हमें इसमें दिखानी है। तो ये देखो, ये हमने एक डायग्राम बना दिया डीसी मोटर का। डीसी मोटर का हमने यहाँ पे आर्मेचर का रेजिस्टेंस R दिखा रखा है, और आर्मेचर का जो इंडक्टेंस होगा मोटर का वो हमने L से शो कर दिया। ये मोटर का बैक ईएमएफ हो गया जो हमने किससे शो कर दिया, EB से, और V हो गई जो हमने यहाँ पर क्या दे रखी है, सप्लाई दी है, V हो गई सप्लाई, I उसमें फ्लो होने वाली करंट, EB उसका बैक ईएमएफ। ये है फील्ड कंट्रोल। ये वाली जो मोटर है हमने कौन सी ली है, फील्ड कंट्रोल ली है। फील्ड कंट्रोल मतलब हम स्पीड जो होते हैं वो 2 तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, या तो फील्ड कंट्रोल मेथड होता है, एक होता है आर्मेचर कंट्रोल मेथड। जब फील्ड कंट्रोल मेथड है, इसमें हम मान लेते हैं ये जो IF है ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इतना इतना ही पढ़ लो जितना जितना कि फर्स्ट ईयर में भी मशीन में पढ़ा था, वही फर्स्ट ईयर में डीसी मोटर जो पढ़ी थी वही है, या आगे भी जो मशीन पढ़ोगे वो इसमें इसके बारे में और डीप में वहां पढ़ोगे, तो ज्यादा डीप में नहीं, यहाँ जितना यूज होना है उतना ही इसके बारे में बता रहे हैं। तो IF हमारी यहाँ पर क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। ठीक है, IF हमारी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट यहाँ पर हो गई है। कौन सा मेथड है ये, फील्ड कंट्रोल नहीं, आर्मेचर कंट्रोल मेथड है। जो चीज कांस्टेंट होती है उसका अपोजिट वाला मेथड होता है। आर्मेचर कंट्रोल होगा तो फील्ड कांस्टेंट होगा, फील्ड कंट्रोल होगा तो आर्मेचर हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर हमने आर्मेचर कंट्रोल मेथड लिया तो फील्ड हमारा यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। ये दिखा रखा है कि इसकी शाफ्ट है, ये इसकी क्या है, शाफ्ट है, टी टॉर्क इस पे लग रहा है, टी टॉर्क से घूम रहा है, और थीटा यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, थीटा है डिस्प्लेसमेंट,
टी यहाँ पर क्या है, शाफ्ट का टॉर्क है। आई हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसे जे से भी शो कर सकते हैं, चाहे यहाँ जे से, जैसे मोटर वगैरह देखते हैं तो वहां जे से शो होता है ना, तो चाहे आप जे से शो कर सकते हो, चाहे आप इसे आई से शो कर सकते हो। आई से हमने क्यों दिखाया, जो हमने रोटेशनल सिस्टम पढ़े थे वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से दिखाया था, ताकि इक्वेशन लिखने में आसानी मिल जाए, इसलिए हमने आई से दिखा दिया। जिसे जे से दिखाना हो, जे से भी हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये डैम्पर, डैम्पर मतलब किस लिए, जब ये मोटर घूम रही होगी, शाफ्ट घूम रहा होगा, तो इस पे क्या भी लग रहा होगा, फ्रिक्शन भी लग रहा होगा। तो फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर एक कोफिशिएंट हमने यहाँ पर ले लिया। फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डैम्पिंग कोफिशिएंट या डैम्पिंग फैक्टर। तो डी हमने यहाँ पर ले लिया। ये एक रेफरेंस खाली दिखा रखा है, ये किसी जगह लगा नहीं हुआ, कभी सोचो ये कहीं पे लगा हुआ है, एक रेफरेंस के लिए यहाँ पर हमने दिखा दिया। डायग्राम चाहो तो केवल इतना भी बना सकते हो, इतना भी, पर सिर्फ वो किसके लिए दिखा रखा है, एक फिगर प्रॉपर पूरी करने के लिए कि ये हमारा कैसा पॉइंट हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया, इसलिए ये दिखाया हुआ है। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब यहाँ पर हमें इस इक्वेशन के ही क्या निकालनी है, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, या आउटपुट की वैल्यू निकालनी है, या इसमें जो टॉर्क की वैल्यू आती है उसका इलेक्ट्रिकल से क्या रिलेशन है, या इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम के बीच में क्या कपलिंग है, दोनों मिक्स होके जो आउटपुट देते हैं या जो एफिशिएंसी देते हैं या वर्क करते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो हम क्या करें, पहले इलेक्ट्रिकल वाली इक्वेशन लिख लें, फिर मैकेनिकल वाली इक्वेशन लिख लें, फिर दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइन, या फिर देख लेंगे कि उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अभी हम लाप्लास पढ़ेंगे आगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ लाप्लास का यूज है, तो लाप्लास समझाऊंगी नहीं, लिख दूंगी डायरेक्ट, समझाएंगे कहाँ पर, आगे वाली यूनिट में। ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो हमारा क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट का लाप्लास होता है। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है हमारा, लाप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहाँ हमें अभी ट्रांसफर फंक्शन नहीं पढ़ना है, बस इस इक्वेशन में ट्रांसफर फंक्शन क्योंकि लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें आउटपुट और इनपुट का रिलेशन देखना है, क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम को डिफाइन करा जा सकता है, इसलिए वो डेफिनेशन यहाँ लिखनी पड़ेगी एंड में निकाल के। तो थोड़ा सा यहाँ उसको डायरेक्ट लिखेंगे लाप्लास को, बाकी जो है एक्सप्लेन करेंगे लाप्लास वो लास्ट में ही करेंगे। तो लास्ट में जब थर्ड यूनिट आएगी लाप्लास होगा तो इजीली समझ में आ जाएगा ऐसा हमने यहाँ क्यों करा था। तो पूरी चीज लिख लेना, बस जहाँ लाप्लास वाला है वो पार्ट छोड़ देना, बस समझना यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, आगे जब समझोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा कि ऐसा हमने क्यों करा है। चलो अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं, पहले एक लूप यहाँ लगाओ और इलेक्ट्रिकल वाली इक्वेशन यहाँ पर लिखो। जब थ्योरी लिखेंगे ना तो सारे पॉइंट लिखना कि V अप्लाइड वोल्टेज है, R आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, L इंडक्टेंस है, EB बैक EMF है, करंट जो कि इसमें फ्लो हो रही है वो है, टॉर्क अप्लाइड जो यहाँ पर मोटर का शाफ्ट का टॉर्क है वो है, इसे TM भी लिख सकते हो। इस टॉर्क के अपोजिट भी एक टॉर्क लग रहा होगा, उस टॉर्क को भी यहाँ पर लिखना, इनर्शियल टॉर्क जिसे बोलते हैं। थीटा डिस्प्लेसमेंट है, थीटा डिस्प्लेसमेंट से ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। आई इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डी इज अ डैम्पिंग। इस सारी चीज को थ्योरी में लिखना है। और आर्मेचर कंट्रोल यहाँ मेथड यूज कर रहे हैं जिससे इसकी स्पीड को कंट्रोल करा जा रहा है। यहाँ पर अगर हम इक्वेशन लिखें तो V इज इक्वल्स टू क्या होगा, KVL के अकॉर्डिंग, किरचॉफ्स लॉ से V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR प्लस LdI/dt प्लस बैक EMF। जो हम सप्लाई करेंगे वोल्टेज वो इन्हीं जगह तो लॉस होगी, या तो रेजिस्टेंस में, इंडक्टेंस में, बैक EMF में। ब्रश का ड्रॉप यहाँ नहीं लिखना है तो ब्रश वाली चीज यहाँ लिखने की नीड नहीं है। तो IR प्लस LdI/dt प्लस EB, ये इक्वेशन हो गई एक। अब हमें पता है कि यहाँ पर जब मशीन पढ़ते हैं तो मशीन में EB और स्पीड के बीच में भी एक रिलेशन होता है। जब EB का फॉर्मूला पढ़ा था, EB इज इक्वल्स टू होता है NP/Z/60A। तो हमें पता है कि जो EB होता है बैक EMF वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। EB की जो वैल्यू होती है, क्योंकि EB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, EB हमारा क्या होता है, स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर हम क्या भी लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ, एक कांस्टेंट लगा दो, EB इज इक्वल्स टू KB इंटू N। यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं EB इज इक्वल्स टू KB इंटू N। तो पुट द वैल्यू ऑफ EB इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर EB की वैल्यू रख दे तो क्या होगा, इक्वेशन 1 में देखो EB की वैल्यू यहाँ रखो तो आ जाएगा V इज इक्वल्स टू IR प्लस LdI/dt
डी टी प्लस के बी इंटू एन। ये यहाँ पर हमारी इक्वेशन हो गई। 1 तो नहीं माना अभी तक किसी को, इसे 1 माना, तो इसे 2 लिख लो। तो ये हमारी किसकी इक्वेशन हो गई? V की इक्वेशन हो गई। ठीक है, V इज इक्वल्स टू आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी प्लस के बी इंटू एन। ये तो हो गई वोल्टेज की, जो हमने सप्लाई करी है वोल्टेज। अब जब ये मूव कर रही है तो मूव करने की वजह से जो इस पर टॉर्क लग रहा है, उस टॉर्क की वजह से भी तो यहाँ पर एक इक्वेशन निकल के आएगी। अब जो यहाँ पर इक्वेशन निकल के आएगी, वो इक्वेशन यहाँ पर कितनी होगी ये हम देखते। तो पहले तो जो मोटर का टॉर्क है उसकी वजह से जो इक्वेशन होगी वो यहाँ पर देखते हैं। तो T इज इक्वल्स टू, जो हम पे इक्वेशन होगी वो क्या होती है? एक तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एक यहाँ पर डैम्पिंग लगी हुई है। स्प्रिंग तो यहाँ नहीं लगी हुई, तो स्प्रिंग तो लिखने की जरूरत नहीं है। डैम्पिंग कांस्टेंट, जो फ्रिक्शन हो रहा है मोटर जब घूम रही है, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके शाफ्ट में लग रहा है वो। और किसकी टर्म में लिखते हैं इक्वेशन? थीटा की टर्म में लिख लेते हैं। तो थीटा की टर्म में जब इक्वेशन हम लिखते हैं तो कितना आएगा? आई डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। देखो अगर ओमेगा की टर्म में लिखोगे तो डी ओमेगा बाय डी टी लिखेंगे, जैसे अभी पीछे गलती हो गई थी कि ना डी स्क्वायर वी लिख दिया था, ऐसे ही डी स्क्वायर वी नहीं आएगा, डी स्क्वायर थीटा आएगा और डी ओमेगा आएगा। तो डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस क्या है? डैम्पिंग। डैम्पिंग में कितना आता है? डैम्पिंग में आएगा हमारा, अगर थीटा की टर्म में लिख रहे हैं, ओमेगा की टर्म में लिखेंगे तो डायरेक्ट डी इंटू ओमेगा आएगा। ओमेगा की टर्म में लिखेंगे तो डायरेक्ट डी इंटू ओमेगा आएगा, क्योंकि डैम्पिंग की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई होती है। और थीटा की टर्म में लिखेंगे तो डी थीटा बाय डी टी आएगा। ये इक्वेशन हो गई टॉर्क की। अब एक हमने क्या कहा कि जो टॉर्क लग रहा है, ये तो ये वाला टॉर्क लग रहा है, लेकिन इस मोटर के अपोजिट भी एक टॉर्क लगता है। या फिर हम ये कहेंगे कि जब हम टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं मोटर की, तो हमें पता है कि जो आर्मेचर मोटर का टॉर्क होता है वो फाई और आई के प्रोपोर्शनल होता है। ये होता है ना आर्मेचर करंट और फाई के प्रोपोर्शनल। लेकिन ये फील्ड कंट्रोल, आर्मेचर कंट्रोल मेथड है, यहाँ पर हमने फील्ड को क्या रखा है? कांस्टेंट। जब फील्ड कांस्टेंट रखा है तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई है, केवल टॉर्क केवल इस आई के प्रोपोर्शनल है ना। तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू, एक ही चीज लिखो यहाँ, आई है। टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई है, हमने क्या दिया? तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि मोटर का जो टॉर्क है, मोटर का जो हमारा क्या है टॉर्क है या टी है, वो एक्चुअल में बराबर है किसके? कोफिशिएंट लगा दो, यहाँ भी एक के एम लिख दो। हमने पीछे कोफिशिएंट के भी कहा था, यहाँ या के टी लिखो, के एम लिखो, कुछ भी लिखो, और उसे लिख दो आई ए के बराबर। तो हमें पता लग गया टॉर्क और करंट में एक रिलेशन है, ईबी और स्पीड में दोनों एक। देखो एक मैकेनिकल चीज एक इलेक्ट्रिकल चीज, यहाँ मैकेनिकल चीज इलेक्ट्रिकल चीज, दोनों में एक संबंध है। इससे हम दोनों इक्वेशन एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, इसलिए हमने ये चीज लिखी। तो हम यहाँ से टॉर्क की वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर हम किसकी वैल्यू लिख सकते हैं? टॉर्क की वैल्यू लिख सकते हैं। टॉर्क की वैल्यू क्या है? Km into I is equals to I d square theta ये इक्वेशन कितनी आ गई? ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। दो इक्वेशन हम पे निकल के आ गई। अब हमें क्या निकालना है? लाप्लास निकालना है। हमें क्या निकालना है? ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। लेकिन ट्रांसफर फंक्शन से पहले हमें क्या करना है? यहाँ जो आउटपुट है, आउटपुट हमारा किस में है? डिस्प्लेसमेंट की टर्म में है। यहाँ तो टॉर्क की टर्म में निकालो या डिस्प्लेसमेंट। लेकिन देखो टॉर्क की तो सारी टर्म यहाँ से गायब हो गई ना, टॉर्क की सारी टर्म गायब हो गई। सिर्फ मैकेनिकल क्वांटिटी क्या बची? थीटा। मैकेनिकल क्वांटिटी क्या बची? थीटा। तो अगर हम ये भी निकाल लें कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये मैकेनिकल टर्म हो गई। और इलेक्ट्रिकल टर्म इनपुट क्या है? V। तो ट्रांसफर फंक्शन अगर निकालना है तो हम आउटपुट अपॉन इनपुट कर सकते हैं, या मैकेनिकल अपॉन इलेक्ट्रिकल टर्म कर सकते हैं। मैकेनिकल टर्म है थीटा और इलेक्ट्रिकल टर्म है V। तो अगर हम इसी का लाप्लास ले ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इस सिस्टम का, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकल जाएगा। तो यहीं से हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम के बीच में क्या बॉन्डिंग है, क्या कनेक्शन है इनपुट और आउटपुट में, वो हम यहाँ निकाल सकते हैं। तो यहाँ तो डायरेक्ट यहाँ थीटा थीटा से ये निकाल दो, पर यहाँ हम क्या देख रहे हैं? जब हम ऐसे निकालेंगे ना तो इसमें क्या टर्म आ रही है?
इनमें टर्म आ रही है डिफरेंशियल की, और हमें क्या लेना है, लाप्लास भी लेना ही है। तो हम पहले ही इसका लाप्लास ले लेते हैं, लाप्लास ऑफ थीटा लाप्लास ऑफ वी है, तो इस वाले का भी लाप्लास ले लो, पहले वाले का भी लाप्लास ले लो। अगर हम इनका लाप्लास लेते हैं तो देखो इसका लाप्लास क्या बनता है, लाप्लास ऑफ इक्वेशन थर्ड, इसका लाप्लास देखो तो के एम। लाप्लास में देखते हैं कौन सी चीज वेरिएबल है, क्या देखते हैं कौन सी चीज वेरिएबल है, उनकी जगह ही उनके क्या लिखते हुए चलते हैं, पार्ट लिखते हुए चलते हैं। तो लाप्लास में हमारे को क्या पता है, एक तो आइटम वेरिएबल है, एक थीटा। आइटम वेरिएबल है ना, और थीटा ऊपर तो है नहीं, तो आइटम वेरिएबल है तो आई की जगह लिख देते हैं आई ऑफ एस। एस प्लेन में होता है, ये ज्यादा इसके बारे में भी नहीं बताएंगे, अभी डायरेक्ट डायरेक्ट लिख रहा है, बस ये देख लेना, आई की जगह आई ब्रैकेट में एस। जो लाप्लास होता है उसमें डी बाई डी थीटा, मतलब एक डिफरेंशियल एस के बराबर होता है, और जहां डिफरेंशियल नहीं है वहां कुछ नहीं लिखते, जहां एक डिफरेंशियल है एस, जहां दो डिफरेंशियल है एस स्क्वायर, ऐसे होता है। तो यहाँ दो डिफरेंशियल है ना डी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा एस स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर ऑफ किसका है लाप्लास, थीटा का, थीटा एस। कांस्टेंट वालों को नॉर्मल लिखते हैं, तो थीटा एस प्लस डी, यहाँ एक लाप्लास है तो एक के लिए क्या करते हैं, एस ऑफ, ये इक्वेशन हो गई हमारी, ठीक है, इक्वेशन निकल गई ये वाली। अच्छा डी है, एस लिख दिया, डी एस ऐसे लिखना है, ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। अब इसका भी लाप्लास लो, ये ऊपर वाली जो इक्वेशन है यहाँ लिख देना, किसका, सेकंड इक्वेशन का लाप्लास। सेकंड का अगर लेंगे तो कितना आ गया, v ऑफ s इज इक्वल्स टू i ऑफ s प्लस l s ऑफ i s प्लस के बी एन, जो कांस्टेंट है उसका कोई नहीं, उसे ऐसे लिख दो। v वेरिएबल है, i वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है, तो उन सबके हमने लैप्लास के टर्म में वैल्यू लिख दी, ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ये इक्वेशन हो गई फिफ्थ, इक्वेशन फिफ्थ, और इक्वेशन फिफ्थ एंड फोर से फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड फोर, इक्वेशन फिफ्थ एंड फोर को सॉल्व करो, और फिफ्थ एंड फोर को सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम क्या कर सकते हैं भैया, अब इसमें हम यहां से आई एस कॉमन ले, यहां से हम क्या कॉमन ले, आई एस, और यहां से आई एस की वैल्यू यहां पे पुट कर दे, यहां पर वैल्यू कितनी है, वी एस आर प्लस एस एल के बी इंटू एन है ना, ये वैल्यू है यहाँ पर, और दूसरी वाली इक्वेशन की ये वाली वैल्यू है, दूसरी वाली की ये इक्वेशन की वैल्यू है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें थीटा तो रखना है ऊपर ही, और वी एस को कहाँ ले जाना है, नीचे। तो हम क्या करें, यहाँ से आई एस की वैल्यू निकालें और यहाँ पे रख दें, सबसे पहला काम। डिवाइड बाय के एम, देखो आई एस की वैल्यू रख दी, यही है आई एस की वैल्यू, ये आई एस की वैल्यू यहाँ पर आ गई, प्लस के बी एम, ये इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर, देखो वी एस इज इक्वल्स टू आर प्लस एल एस, इतनी वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई। अब हमें करना यहाँ पर क्या है, एक वैल्यू कोई यहाँ पर कुछ कम ज्यादा हो गई है क्या, अब थीटा बाय वी एस करना है, क्या करना है, हमें निकालना है थीटा बाय वी एस, ये निकालो यहाँ कैलकुलेट, कि थीटा बाय वी एस की वैल्यू यहाँ पर
कितनी होगी। देखो अगर थीटा बाय वी एस यहाँ पर देखा जाए, देखो कोई शॉर्टकट मेथड हो तो शॉर्टकट, वरना फिर यही कॉमन ले वगैरह करके करना है हमें ये काम। एक आधी कोई टर्म यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रही है जिसकी वजह से यहाँ पर के बी एन बन रहा है। के बी एन यहाँ से क्या होना चाहिए था, खत्म होना चाहिए था के बी एन सिस्टम। अच्छा एन है स्पीड, ठीक है। एक काम यहाँ पर हम कर सकते हैं, देखो यहाँ क्या हो रहा है, एन की प्रॉब्लम आ रही है ना, यहाँ हमारी प्रॉब्लम है किसकी, एन की। एन हमारी क्या है, स्पीड। एन हमारी क्या है, स्पीड। तो स्पीड को हमने तो यहाँ एन में लिया, हमने यहाँ पर स्पीड को किसमें शो करा, एन में। लेकिन वैसे हमने जो इसकी स्पीड मानी है वो कितनी मानी है, ओमेगा। ओमेगा ही तो इसकी स्पीड मानी है हमने। तो यहाँ पर हम इसे क्या भी लिख सकते हैं, ई बी इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ एन को हम लिख सकते हैं के बी इंटू ओमेगा। और जो ओमेगा होता है, ओमेगा हमारा कितना होता है, ओमेगा जो हमारी टर्म है वो हमारी कितनी है, थीटा की टर्म में हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू सेम, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है वेलोसिटी। जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का होता है फॉर्मूला वही लिखना है। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू कितना होता है, टी टी। ये टर्म थी जो हमने चेंज नहीं करी थी। तो केवी की जगह हम यहाँ कितना लिख सकते हैं, यहीं से ही चेंज करना पड़ेगा क्योंकि लाप्लास ले चुके हैं ना, यहाँ पर ही चेंज करना, डी थीटा बाय डी टी। और डी थीटा को कितना लिख सकते हैं यहाँ पर, एस थीटा एस। बस यही चीज यहाँ पे लिख देना, एस थीटा एस, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी ये भी कॉमन में ही आ जाएगा, थीटा एस सबसे कॉमन में आ जाएगा। अब यहाँ निकाल सकते हैं थीटा अपॉन थीटा एस अपॉन वी एस। थीटा एस कॉमन ले लो, जब थीटा एस पूरे में से कॉमन आ गया तो हमारी वैल्यू कितनी बचेगी, वी एस नीचे जाएगा थीटा एस के यहाँ पर, वी एस इज इक्वल्स टू आर प्लस एल एस ब्रैकेट में आई डॉट एस स्क्वायर प्लस डी डॉट एस ऑन के एम प्लस ये पूरा एक है, ये वाली टर्म प्लस के बी एस, ठीक है। बस अब क्या करना है, थीटा एस अपॉन वी एस की यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। थीटा एस अपॉन वी एस निकालना है तो इस पूरे को 1 के नीचे ले जाओ, वी एस यहाँ आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, थीटा एस अपॉन वी एस इज इक्वल्स टू, लिख लेना सभी चीज लोग, 1 अपॉन ये सारा पार्ट, ठीक है। तो हम लिख दें यहाँ पर इसे मिटा के, ये आ गया आंसर। अब इसमें भी अगर किसी को और सॉल्व करना है तो के एम को क्या कर सकते हो, एलसीएम लेके, के एम पूरे में एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, के एम इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा और इसके साथ आ जाएगा और ऊपर इसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर के एम का एलसीएम लेके ऊपर भी पहुंचा सकते हैं इस वाले के एम को, या ऐसे ही आंसर लिखना चाहते हैं तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम के बारे में हो गया। अगर कोई इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम के रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम,
या डिफाइन या एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, तो बस यही वाला हमें करके दिखाना है। नेक्स्ट है और लास्ट टॉपिक है हमारा एनालिसिस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर लीनियर सिस्टम या डिफरेंशियल इक्वेशन भी है बाय क्लासिक मेथड। किसी क्लासिकल मेथड से नॉर्मल हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें क्लासिक मेथड से फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर लीनियर सिस्टम को समझाना है। ये लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अगर सिस्टम में हम क्या देख रहे हैं, अगर सिस्टम में ये आर लगा हुआ है, मैं अभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बात बता रही हूँ, और यहाँ पर एल लग गया एक कंपोनेंट, तो अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखूं तो इक्वेशन क्या यहाँ पर लिखी जाएगी, यहाँ अगर इक्वेशन लिखूं तो इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, v इज इक्वल्स टू आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी, यही तो इक्वेशन लिखी जाएगी। तो यहाँ पर ये देखो कि जो डिफरेंशियल है वो कितना आया, 1 टाइम आया। या इसका जब हम लाप्लास लिखते हैं तो इसका लाप्लास आता है v ऑफ s इज i ऑफ s r प्लस एल एस i ऑफ s। तो देखो यहाँ s की कितनी पावर है, यहाँ s की एक ही पावर है। तो जहां यहाँ s की एक ही पावर का हो, यहाँ जहां डिफरेंशियल सिंगल डिफरेंशियल एक ही डिफरेंशियल की एक ही पावर आई, तो ये होती है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन क्या होती है, या तो आर एल हो या आर सी हो। अगर यहाँ पर क्या है, एक कैपेसिटर भी लगा है, तो भी इक्वेशन क्या होगी, सिंगल वाली होगी, फर्स्ट ऑर्डर की होगी। तो इसीलिए अगर हम मैकेनिकल सिस्टम भी देखें, और मैकेनिकल सिस्टम में भी क्या करें कि अगर हमारे जो कंपोनेंट लगे हैं वो क्या हो, सिंगल डिफरेंशियल वाला कंपोनेंट उसमें लगा हो, डबल वाला नहीं लगा हो। जैसे मान लो अगर वेलोसिटी की टर्म में लिखा है तो मास भी चल जाएगा, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की टर्म में है तो मास हमारा 2 में आ जाता है, तो डबल डिफरेंशियल हो जाता है वो। तो वो हमारा किस में नहीं आता, जहां भी आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, ये सेकेंड ऑर्डर में आ जाएगा। तो सेकेंड ऑर्डर जिसमें ये वाली टर्म आती है, फर्स्ट ऑर्डर जिसमें ये वाली टर्म आती है। तो जहां आर और एल आर और सी लग रहे हैं, या ये कहो जहां डैम्पर और फ्रिक्शनल कोफिशिएंट लग रहा है, वहां वो वाली इक्वेशन तो होती है फर्स्ट ऑर्डर। जहां मास डैम्पर फ्रिक्शनल सब लग रहे हैं, वो वाली इक्वेशन हमारी कौन सी होती है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ऐसे इलेक्ट्रिकल में कहें जहां आर भी लगे, एल भी लगा हो, सी भी लगे हो, वो वाली इक्वेशन हमारी क्या हो जाती है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर क्या है, ये बता दिया। अब इसे जो आपको सॉल्व करना है, हमने अभी तक पीछे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व करी लास्ट लेक्चर्स में, और सेकंड ऑर्डर भी करी। तो अगर खाली आपको सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने को आता है, वो तो वही मेथड है। लेकिन अगर कहें कि किसी क्लासिक मेथड से बताओ या कोई सॉल्यूशन दिखाओ, तो हम आप ये सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ये है, देखो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ये सॉल्व करके दिखा रखा है। इसमें भी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में भी अगर तुम्हारा सिस्टम कैसा हो, होमोजीनियस, कैसा हो, होमोजीनियस हो। होमोजीनियस के केस में dy बाई डी टी प्लस पी वाई टी इज इक्वल्स टू कितना आता है, 0 आता है। नॉन होमोजीनियस में 0 नहीं होगा, बल्कि इसकी वैल्यू कोई कांस्टेंट होगी, कोई भी टर्म आ सकती है। लेकिन होमोजीनियस में ये वैल्यू कितनी आती है, 0 आएगी। ये रही देखो सिंगल ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की यही पहचान है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है पी वाई टी। जैसे हमने पीछे लिखा था एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर इज इक्वल्स टू वी। तो अगर इज इक्वल्स टू वी लिख देते हैं तो हमारी क्या हो जाती है, नॉन होमोजीनियस। अगर इज इक्वल्स टू वी नहीं लिखते तो हमारी क्या रहती है, इज इक्वल्स टू 0 होता है, सम ऑफ वोल्टेज इज इक्वल्स टू 0 आ जाए तो वो हमारी होती है होमोजीनियस। तो हमने होमोजीनियस के लिए सॉल्व करा, कैसे सॉल्व करा, डी वाई बाई डी टी प्लस पी वाई टी इज इक्वल्स टू 0। पी कहाँ क्या है, यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट लिख देना, वेयर P इज कांस्टेंट, P क्या है, एक कांस्टेंट है। अब यहाँ पर हमने क्या करा, P को इस साइड ले गए तो माइनस पी ऑफ वाई टी आया, वाई टी को नीचे ले गए और डी टी को ऊपर ले गए। तो वाई टी जो था इसके साथ वो तो नीचे आ गया, और जो डी टी था उसे कहाँ ले गए, ऊपर यहाँ पर ले गए। इसके बाद हमने इंटीग्रेशन करा बोथ साइड का, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इंटीग्रेशन कर लिया। जब दोनों साइड का इंटीग्रेशन करा इस वाले पार्ट का, तो ये हमारा क्या निकल गया था, ln y ऑफ t
ये इंटीग्रेशन का dt का यहाँ से साइन हट गया, माइनस p ऑफ t प्लस एक क्या जुड़ जाता है इसमें, कांस्टेंट जुड़ जाता है, तो कांस्टेंट एक हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ऐड हो गया। जब यहाँ पर एक कांस्टेंट ऐड हुआ तो हमने इसे मान लिया या ले लिया, खुद लिया ये कि माना जो कि हमारा k डैश है वो कितना है, ln k है, log ऑफ k की वैल्यू के बराबर है हमारा कौन, k डैश, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करा, ये k डैश की वैल्यू वापस यहाँ पर रख दी, तो ln y ऑफ t इज इक्वल्स टू माइनस पी टी, k डैश की वैल्यू रखी, ln k ऑफ t आ गई। अब दोनों तरफ हम क्या लेंगे, log वाली टर्म हटाएंगे, हमें तो yt में ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे, दोनों तरफ हम क्या लेंगे, एंटी लॉग। एंटी लॉग लेने से पहले इन्हें साथ में लिख लो। एडिशन में अगर कोई चीज होती है तो वो क्या होती है, लॉग में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ हमने इसे क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, तो ln k डॉट e की पावर, इस वाली टर्म को हमने क्या करा, e की पावर लिख सकते हैं, ln y ऑफ t, इसे ऐसे लिख सकते हैं ln e की पावर माइनस पी टी। देखो ln से e हमारा कैंसिल हो जाता है, तो ln e की पावर माइनस पी टी अगर यहाँ पर है तो ये यही तो चीज हुआ, माइनस ऑफ पी टी। ये किस लिए लिखा, ताकि ये एडिशन वाले लॉग में क्या हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये ऐसे लिख सकते हैं ln k डॉट e की पावर माइनस पी टी। अब दोनों तरफ क्या ले लो, एंटी लॉग, एंटी logarithm on both side, दोनों तरफ एंटी लॉग जब हमने लिया तो क्या हो गया, ln वहां से हट गया yt, ln वहां से हट गया k e की पावर माइनस pt। यहाँ p एक क्या है, k और p, k भी यहाँ पर एक क्या है, कांस्टेंट है, p भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। t टाइम हो गया, e हमें बताइए, ये एक इक्वेशन हमारी यहाँ पर निकल गई, yt इज अ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू t। ये कब है, अगर सिस्टम हमारा क्या है, सिस्टम अगर हमारा है होमोजीनियस। अगर हमारा सिस्टम नॉन होमोजीनियस हो, नॉन, सेकंड केस ये हो सकता है कि फर्स्ट ऑर्डर में ही अगर हमारा सिस्टम क्या हो जाए, नॉन होमोजीनियस हो जाए। नॉन होमोजीनियस में क्या कहा था कि यही इक्वेशन जो होती है dt प्लस p ऑफ t इज इक्वल्स टू सी डी, कुछ भी ले लो, कोई एक और कांस्टेंट a लिख लो, चाहे यहाँ पर किसी एक कांस्टेंट के इक्वल हो जाती है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सेम यही चीज बिल्कुल सॉल्व करनी है, जैसे ये सॉल्व करी थी इसी तरीके से सॉल्व करना है। ये सॉल्व करके जो निकल के आता है वो क्या आएगा हमारा, y ऑफ t इज इक्वल्स टू p बाय c प्लस k e की पावर माइनस pt, इस तरीके की कोई इक्वेशन निकल के आती है। तो ये किसके लिए हो गया, अगर हमें दे रखी है नॉन होमोजीनियस, तो करना क्या है, अगर मान लो कोई क्वेश्चन आता है, बस ये डायरेक्ट इक्वेशन याद रखनी है। अगर खाली पूछते हैं फर्स्ट ऑर्डर को बताओ क्लासिकल मेथड से सॉल्व करके, या सेकंड ऑर्डर को बताओ होमोजीनियस को नॉन होमोजीनियस, तो यही सॉल्व करके दिखाना। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, कोई क्वेश्चन थ्योरी मतलब इक्वेशन लिख के दी है, कोई इक्वेशन लिख के दी है और तब क्या क्लासिकल मेथड से सॉल्व करो, तो बस ये याद होना चाहिए कि yt बराबर होता है k की पावर माइनस pt, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। नॉन होमोजीनियस आ जाए, बराबर में कोई वैल्यू लिख के दे, जैसे यहाँ लिख ले l dv by dt प्लस ir इज इक्वल्स टू 9, तब यहाँ पर उसी अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो नॉन होमोजीनियस में ये वाला फॉर्मूला लगना है और होमोजीनियस में कौन सा लगना है, वो वाला फॉर्मूला हमारा यहाँ पर लगना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस सिस्टम के बारे में हो गया। नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या करना है, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के बाद लास्ट हमारा बचा सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। लास्ट हमारी क्या बची है, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन बची है। अच्छा, इस वाले को सॉल्व करके देखना, तब यहाँ पर वैल्यू पूरी क्या निकल के आएगी वो चेक कर लेना। इस वाली चीज के लिए कह रही हूँ ये कि ये वाली चीज को यहाँ सॉल्व करके देखना कि क्या वैल्यू निकल के आएगी। बता भी देते हैं कंफर्म में, pdt c माइनस pdt c, ये c बाय p आएगा निकल के, सॉल्व करना इसे, क्योंकि यहाँ c ऊपर आएगा और ये जो p इसके साथ होगा वो नीचे चला जाएगा, तो इसलिए जो सॉल्व करके आएगी इक्वेशन में कितनी आएगी, c बाय p। इसे सॉल्व करके देख लेना कैसे आ रहा है, बता भी देते हैं। देखो यहाँ c होगा, ये चीज
ये p यहाँ माइनस में जाएगा, जब यहाँ log लेंगे तो log c के साथ भी आएगा और log माइनस p भी आएगा। माइनस में जो log में जो माइनस वाला होता है वो कहाँ जाता है, डिवाइड में जाता है। तो जब यहाँ टर्म आएगी ना तो यहाँ एक टर्म एक्स्ट्रा आती है log ln c बाई p भी आती है इस वाले केस में। तो जब ln c बाई p आएगा, एंटी लॉग जब इसके पूरे का लेंगे तो ये वाली टर्म में log हट जाएगा और कितना आ जाएगा c बाई p। ये बिना सॉल्व करे लिखा था तो याद इतना रहता नहीं है कि फॉर्मूला क्या है, सॉल्यूशन से निकल जाता है। तो ये कितना आ जाएगा c बाई p। ठीक है, ये हो गया किसका, नॉन होमोजीनियस का। लास्ट जो बचता है सेकंड ऑर्डर सिस्टम और बचता है। सेकंड ऑर्डर क्या होती है, जिसमें डी स्क्वायर वाली टर्म आ जाती है। सेकंड ऑर्डर क्या होता है, जिसमें टर्म आती है डी स्क्वायर की। तो ए डी स्क्वायर डी वाई बाई डी टी स्क्वायर, बी डी वाई टी बाई डी टी, सी डी वाई टी इक्वल टू 0। ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन होती है। इसमें सारी चीजें आ गई, आर भी आ गया, एल भी आ गया, सी भी आ गया, मास आ गया, डैम्पर आ गया, स्प्रिंग आ गया। इसका सॉल्यूशन बहुत लंबा रहता है तो सॉल्यूशन की कोई नीड नहीं है, डायरेक्ट जो निकल के आता है कि सॉल्यूशन होके आएगा क्या, वो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो इसमें yt बराबर ये निकल के आता है k1 e की पावर p ऑफ 1t। t की वैल्यू जितने कोफिशिएंट होंगे यहाँ k1 k2 वो बढ़ते चले जाएंगे। जैसे यहाँ k1 था तो p की पावर 1t, यहाँ k2 है तो e की पावर p इंटू 2t। ठीक है, तो t क्या हो रही है, वैल्यू बढ़ती जा रही है किसके अकॉर्डिंग, जो ये k1 कोफिशिएंट है उनके अकॉर्डिंग। तो ये वैल्यू निकलती है किसकी, y ऑफ t की। अब इस इक्वेशन को मान लो, इस डिफरेंशियल को हमने क्या कह दिया, p बोल दिया। p यहाँ पर क्या है, ये जो p है ये यहाँ पर क्या है, ये रूट्स हैं। p p1 p, ये यहाँ पर क्या है, p रूट्स हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन। रूट्स ऑफ इक्वेशन जो मैथ्स में भी निकालते थे, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो तो फिर उसके रूट्स निकालते थे, या कोई इक्वेशन दी हो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 तो एक्स की 2 वैल्यूज निकलती थी तो उसके रूट्स निकलते थे। तो सेम p यहाँ पर क्या है, रूट्स है। तो अगर इस इक्वेशन को हम इसको p से रिप्लेस कर दें, y dy बाई dt को क्या मान ले, अगर p कह दें तो ये तो हो जाएगा p स्क्वायर, ये हो जाएगा p, और ये कांस्टेंट क्योंकि हमने dy बाई dt p माना है तो ये कांस्टेंट। यहाँ पर p का फॉर्मूला लगाओ जो रूट्स का फॉर्मूला यहाँ पर होगा। तो रूट्स का जो फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला, श्रीधराचार्य वाला जो रूट का फॉर्मूला होता है मैथ्स में ही, जो श्रीधराचार्य रूट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। सेम रूल लगेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन वहां पर हमारा क्या है, ये वाली टर्म को चेंज करना है बस। यहाँ वाली टर्म क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इस वाली टर्म को नीचे दोनों में 1/2a जाएगा, यहाँ से हमें इसे क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो यहाँ वाली टर्म को यहाँ से हटाओ और यहाँ पे 2a यहाँ पर लाना पड़ता है। ये चीज बस याद रखना कि रूट्स का थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, कि जो हमारे रूट्स निकलेंगे चाहे कितने भी रूट्स दे रखे हो, यहाँ 2 रूट p1 p2 p3 जितने रूट्स मानने हैं, रूट का फॉर्मूला यही होगा -b/2a प्लस माइनस, याद रखने का वही तरीका, माइनस बी की जो यहाँ पर वैल्यू कितनी है, b/2a है, प्लस माइनस ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये एग्जैक्टली क्या है, यहाँ पर सेम है। तो ये रूट, अगर ये कहें सेकंड ऑर्डर के रूट बताओ तो रूट के लिए ये वाला फॉर्मूला है। सेकंड ऑर्डर इक्वेशन को सॉल्व करो तो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन ऐसे सॉल्व करनी। कोई क्वेश्चन एक देखते हैं अगर कोई होता है तो, कि अगर कोई सेकंड ऑर्डर इक्वेशन दी है तो कैसे सॉल्व करोगे। चलो इसका कोई क्वेश्चन तो यहाँ नहीं दे रखा, सेम वही है प्रॉपर तरीका सॉल्व करने का भी। एग्जाम में तुम्हारा कोई क्वेश्चन, चलो कोई क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे कह के आया हुआ नहीं है कि सेकंड ऑर्डर का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ। जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो वही दे रखे हैं जो हमने पीछे बनाए थे, कि दो कोई सिस्टम दे दिया, उस सिस्टम में F1 F2 D वगैरह दिखा रखे हैं और उसकी फोर्स करंट या फोर्स वोल्टेज एनालॉग पूछी है, या x2/I पूछ लिया, या θ/V पूछ लिया, इतना ही पूछा, इतना डीप में इतना इसको नहीं समझा रखा है। तो इस वाले पार्ट को यहीं पर हम खत्म करते हैं। तो यहाँ पर आपकी कौन सी खत्म हो गई है, यूनिट नंबर 1 खत्म हो गई है पूरी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट हम जो शुरू करेंगे वो कौन सी करेंगे, यूनिट 2 4 ईयर सीरीज को
हम यहाँ पर शुरू करेंगे फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म जिसके अंदर है 1 में मोस्टली जितना आपके एग्जाम में आता है वो सारा यहाँ पर करा दिया गया है। फिर भी अगर इसमें क्या है, जैसे वैसे सिलेबस 1 बहुत वाइड है पर आपको बिल्कुल एग्जैक्टली सिलेबस में जितने जितने पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग ही लिखाया गया है, वरना 1 में और भी बहुत कुछ है। अब 1 का जो पार्ट अगर रह गया होगा और वो आगे कहीं यूज होगा तो सिर्फ हमारे क्या रह गए हैं, फॉर्मूले रह गए हैं। जैसे कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला रह गया कि अगर इम्पल्स और इम्पल्स का कॉन्वोल्यूशन करते हैं, इम्पल्स और यूनिट का कन्वोल्यूशन करते हैं, यूनिट और रैंप का कन्वोल्यूशन करते हैं, कॉन्वोल्यूशन वगैरह रह गए तो वो डायरेक्ट बस हमको क्या करना है, फॉर्मूले याद करने हैं और आगे उन्हें अप्लाई करना है। अदरवाइज ऐसी भी कुछ होगा कि नहीं समझ में आएंगे फॉर्मूले तो उन्हें भी साथ के साथ जहां जहां पे यूज होंगे वहां क्या कर देंगे, समझा देंगे। तो यहाँ पे हमारी यूनिट 1 खत्म हो गई है और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे यूनिट 2 स्टार्ट। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।